अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनटोल्ड स्टोरी। 8 अप्रैल साल 2009 अमेरिका का झंडा लगाए हुए एक जहाज इंडियन ओशन से गुजर रहा था। ये ओमान के देश से कीनिया जा रहा था अपने साथ कुछ कार्गो लिए। जब ये करीब 440 किलोमीटर दूर था सोमालिया से, तभी अचानक इस जहाज के रडार पर लाइटें चमकने लगती हैं। जहाज के क्रू मेंबर रडार से स्कैन करते हैं और उनको एक छोटी सी नाव जहाज की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। ये देखकर उनके मन में एक ही चीज आती है, यार फिर से नहीं। असल में बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 2 बार उनके जहाज की तरफ इस तरीके की नाव आई थी, लेकिन वो बचकर निकल गए थे। लेकिन इस बार जैसे ही ये नाव करीब आती है, उन्हें जहाज के रेडियो पर सुनाई देता है। नॉर्मली इस सिचुएशन में ऐसी नाव से बचकर भागने के लिए ये जहाज अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। मसला ये था कि ये चीज़ तब काम करती है जब पायलट्स काफ़ी दूर हों, क्योंकि इतने बड़े जहाज़ की जो टॉप स्पीड होती है ये 18 से 20 नॉट पर होती है। और स्पीड बोट में बैठकर जो सोमाली पायलट्स आ रहे थे वो बड़ी ही आसानी से 25 नॉट से ऊपर की स्पीड पर जा सकते थे। पायलट्स की नाव को एकदम पास आता देखकर उस जहाज के कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स ने अलार्म बजा दिया। तब लोग जहाज के सेफ रूम की तरफ भागे। डिफेंस के तौर पर ज्यादा कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। कुछ वाटर होजेस थी जो पायलट्स के ऊपर फेंकी जा सकती थी, उन्हें नाव से दूर रखने के लिए या ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए, लेकिन वो ज्यादा काम नहीं आती। कुछ ही देर में जहाज में साइड से एक आवाज आती है सीढ़ी अटकने की। पहला सोमाली पायलट इस जहाज के ऊपर चढ़ चुका था। उसके हाथ में थी एक AK-47 और उसको फायर करते हुए वो कैप्टन फिलिप्स तक पहुंच गया। जहाज के 19 क्रू मेंबर्स में से 14 क्रू मेंबर्स सेफ रूम में पहुंच जाते हैं। 2 लोग छुप जाते हैं और कैप्टन फिलिप्स और उनके 2 साथी ब्रिज पर मौजूद थे। ब्रिज जो है वो जहाज का कमांड सेंटर होता है, जहाँ से जहाज को चलाया जाता है। आमतौर पर ये सबसे ऊपर और जहाज के सबसे आगे मौजूद होता है। जैसे ही पायलट्स जहाज पर चढ़ते हैं, स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हेल्मसन जहाज को साइड करके हिलाने लगते हैं, जिसकी वजह से पायलट्स की बोट डूब जाती है, जिससे वो भाग ना पाए। टोटल पायलट्स में से 4 पायलट्स ही जहाज पर चढ़ने में सक्सेसफुल होते हैं। इनका लीडर 18 साल का मूसी नामी लड़का था। ये चारों कैप्टन फिलिप्स और उनके 2 क्रू मेंबर्स को घेर कर उन पर अपनी बंदूक तान देते हैं। ये कैप्टन फिलिप्स को कहते हैं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, हमको सिर्फ पैसे चाहिए, जहाज को यहीं रोक दो। कैप्टन फिलिप्स जहाज के सभी इंजन बंद कर देते हैं। पायलट्स ने कैप्टन से पूछा कि बाकी क्रू मेंबर्स कहाँ हैं, उन्हें भी साथ इकट्ठा करके लाओ। वहाँ मौजूद एक क्रू मेंबर जाहिद रेजा पायलट से कहते हैं कि जब तक बाकी लोगों को ये नहीं लगेगा कि वो सेफ हैं, तब तक वो बाहर नहीं आएंगे। लेकिन पायलट्स का लीडर मूसी बाकी लोगों को देखना चाहता था, तो रेजा कहता है कि ठीक है, मैं बाकी क्रू तक आपको ले चलूंगा, लेकिन बंदूक यहीं छोड़नी पड़ेगी। मूसी तैयार हो जाता है और ये लोग नीचे जाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये इंजन रूम के सामने से गुजरते हैं, अचानक उस रूम से बाहर निकलकर कोई मूसी पर हमला कर देता है। ये थे जहाज के चीफ इंजीनियर माइक पेरी, जो वहां पर छुपे हुए थे। ये मूसी के हाथ पर चाकू मारते हैं और उसे भी सेफ रूम में बाकी क्रू के साथ बंद कर देते हैं। अब पायलट्स के लीडर को सभी क्रू मेंबर्स ने पकड़कर कैद कर लिया था सेफ रूम में। ये देखकर बाकी जो 3 पायलट्स थे वो डेस्परेट होने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन उनके पास अभी भी कैप्टन फिलिप्स मौजूद थे। काफी झगड़े के बाद ये पायलट्स जहाज को छोड़कर जाने को तैयार हो जाते हैं, इस शर्त पे कि जितना भी पैसा इस जहाज में है वो उन्हें दिया जाएगा और मूसी के बदले वो लोग कैप्टन फिलिप्स को अपने पास रखेंगे। मूसी वापस दिया जाएगा पायलट्स को, तो कैप्टन फिलिप्स वापस दे दिए जाएंगे बाकी क्रू मेंबर्स को। इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए एक लाइफ बोट की जरूरत थी, जिसके जरिए ये पायलट्स वापस जा सकते थे, क्योंकि उनकी बोट तो डूब चुकी थी। लेकिन लाइफ बोट को नीचे उतारने के लिए एक इलेक्ट्रिक विंच इस्तेमाल करना होता है और उसे चलाने के लिए इंजन शुरू करना पड़ेगा और पूरे क्रू की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए बाकी क्रू मेंबर्स सेफ रूम से बाहर आते हैं मूसी के साथ। डील के मुताबिक मूसी को वापस दे दिया जाना था पायलट्स को, और उसके बदले पायलट्स कैप्टन फिलिप्स को छोड़ देते। जैसे ही इन्होंने मूसी को वापस दिया पायलट्स को, फिलिप्स उस वक्त लाइफ बोट पर मौजूद थे। पायलट्स को ये समझा रहे थे कि लाइफ बोट कैसे चलानी है। इसी मौका का फायदा उठाकर ये चारों पायलट्स कैप्टन फिलिप्स को किडनैप कर लेते हैं और लाइफ बोट नीचे उतार कर निकल जाते हैं। इस पूरी कहानी को 2013 की हॉलीवुड फिल्म कैप्टन फिलिप्स में बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया था। ऐसी हाईजैकिंग्स कई सालों से चल रही हैं, लेकिन इनको अमेरिका के न्यूज मीडिया में इतनी कवरेज नहीं मिलती थी। लेकिन इस वाक़े ने ये सब बदल कर रख दिया। पहली बार एक अमेरिकन जहाज का हाईजैक होना, उसके बाद क्रू का उस जहाज को वापस ले लेना और फिर पायलट्स का
कैप्टन को किडनैप कर लेना, ये एक बहुत ही मसालेदार स्टोरी थी। पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल सोमालिया के पायरेट्स की हाईजैकिंग की खबरें फैलने लगी। तब से सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कौन थे ये सोमालिया के पायरेट्स, सोमालिया के देश में इतने लोग पायरेट्स क्यों बन गए और बाद में इस सब को कैसे ख़त्म किया गया, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। नक्शे पर एक नज़र डालें तो आपको दिखेगा कि सोमालिया अफ्रीका की सबसे नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है। इसके ईस्ट में मौजूद है इंडियन ओशन और नॉर्थ में गल्फ ऑफ एडन, जो इसे मिडल ईस्टर्न कंट्री से अलग करके रखता है। पॉलिटिकली देखा जाए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन है क्योंकि अरब देश साउथ एशिया और अफ्रीका के ठीक बीच में मौजूद है। इसी एरिया से दुनिया की तकरीबन 20% शिपिंग ट्रेड होकर गुजरती है। अब इतिहास की बात करें तो नॉर्दर्न सोमालिया पर ब्रिटिश का राज था और ईस्टर्न सोमालिया पर इटली का राज था। दोनों ही खत्म होते हैं साल 1960 में जब देश को आज़ादी मिलती है और दोनों हिस्सों का यूनिफिकेशन होता है। 1 जुलाई 1960 को इस यूनिफाइड देश का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और इसके 9 साल बाद ही मसले शुरू हो जाते हैं। 1969 को सोमालिया के प्रेसिडेंट अब्दुल रशीद अली को उनके बॉडीगार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद उनके आर्मी चीफ जनरल एक मिलिट्री coup करते हैं और खुद को नया प्रेसिडेंट अनाउंस कर देते हैं। कुछ इस तरह से सोमालिया में डिक्टेटरशिप का आगाज होता है, जहां कुछ देशों में मजहब और नस्ल के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता है। सोमालिया के डिक्टेटर्स यही चीज करते हैं क्लैंस की बेसिस पर। अफ्रीकन देशों में अलग अलग ट्राइबल क्लैंसेस पाए जाते हैं। अफ्रीकन देशों में अलग अलग ट्राइबल क्लैंस बटे होते हैं। सोमालिया में क्लैंस का ये नक्शा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ क्लैंस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से देश में तनाव और वायलेंस बढ़ता है। आहिस्ता आहिस्ता ये वायलेंस बदल जाता है एक सिविल वॉर में। ये सिविल वॉर 27 जनवरी 1991 को अपने पीक पर पहुंच जाती है जब राइवल क्लैंस मिलकर प्रेसिडेंट सिद बारे को हुकूमत से बाहर कर देते हैं। इसके बाद सोमालिया की सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाती है। अलग अलग क्लैंस के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और अलग अलग क्लैंस के बीच लड़ाई होती है देश का कंट्रोल लेने के लिए। इसी पॉइंट पर जो एक वक्त में नॉर्थर्न सोमालिया का हिस्सा था वो फिर से अलग हो जाता है और खुद को एक अलग देश अनाउंस कर देता है सोमाली लैंड के नाम से। आज के दौर में भी ये अलग देश है अगर फंक्शनली देखा जाए तो, लेकिन बाकी ज्यादातर मुल्क इसको इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज नहीं करते, एक आजाद मुल्क तस्वर नहीं करते। 1991 के इस एक साल में सिविल वॉर और स्टारवेशन और डिसीज की वजह से सोमालिया में 3,50,000 के करीब मौत होती हैं। यही वजह है, यहीं से सोमालिया के पायरेट्स का भी आगाज होता है। दरअसल बात यह है कि सोमालिया के समंदर में मरीन लाइफ के हवाले से एक रिच एरिया पाया जाता है। यहाँ बहुत ही बेहतरीन कोरल रीफ्स पाई जाती हैं और ढेर सारी अलग अलग तरह की मछलियाँ भी, जिसमें एक ट्यूना फिश काबिल जिक्र है। जब देश में इंस्टेबिलिटी बढ़ी तो कई सारे देशों के जहाज इस एरिया में आ गए और यहाँ इलीगल फिशिंग करना शुरू कर दी। 2006 की यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक जब सोमालिया की सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई तो यहाँ के कोस्ट गार्ड भी खत्म कर दी गई। कोस्ट गार्ड समंदर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कोस्ट गार्ड के खत्म होने के बाद दुनिया भर के फिशिंग जहाज इलीगली आकर सोमालिया को लूटने लगे। वहाँ के जो लोकल मछुआरे थे उनका रोजगार छिनने लगा। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल $300 मिलियन का सी फूड सोमालिया से चुराया जाने लगा। बेचारे सोमालिया के लोगों के पास इन जहाजों से निपटने के लिए कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। ऊपर से जब ये लोग इन फॉरेनर्स से इनकी कंप्लेन करने आते थे तो इनको इन पर गोलियां और वाटर कैनन चलाए जाते थे। ये तो प्रॉब्लम का एक हिस्सा है। इसके अलावा कुछ फॉरेन कंपनीज ने सोमालिया के समंदर में टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट भी डंप करना शुरू कर दिया। 1980 से ही यूरोपियन कंपनीज ने नॉर्दर्न सोमालिया में यूरेनियम, लेड, कैडमियम और मरकरी जैसे टॉक्सिक एलिमेंट डंप कर रही थी। कई स्विट्जरलैंड और इटालियन कंपनीज के नाम यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और हॉस्पिटल्स का वेस्ट भी यहाँ डंप किया जाने लगा। ऐसा नहीं है कि सब लोकल लोग इस बात से अनजान थे। अक्सर ये कंपनीज लोकल वारलॉर्ड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती थी। अलग अलग क्लैंस के जो गुंडे थे सोमालिया में उनको हथियार दिए जाते थे। इसके बदले वो कहते थे यहाँ हमारे यहाँ वेस्ट डंप कर लो। इसे गन्स फॉर वेस्ट का नाम दिया जाता है। कुछ इस तरीके से हथियार सोमालिया में आने लगे। दिसंबर 2004 में एक सैलाब आता है। इस सुनामी की वजह से सोमालियन ओशन में मौजूद ये टॉक्सिक वेस्ट के कंटेनर
टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ये वेस्ट सोमालिया की कोस्ट पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं, इन्फेक्शन होने लगते हैं, खांसी, गुड़ों और मुंह से खून निकलने लगता है, ब्रेन हैमरेज और स्किन पर रैशेस जैसे सिम्टम्स दिखने को मिलने लगे। कई सारे केसेस में इन लोगों की मौत हो जाती है। उस वक्त के एक डॉक्टर का कहना था कि जितने लोगों को कैंसर हुआ है इतने तो उसने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखे। एक आम सोमालियन की नजर से इस सारे सिनेरियो को देखें और सोचें उन पर क्या बीती होगी। देश में पहले ही सिविल वॉर थी, गरीबी थी, भुखमरी थी, ऊपर से इलीगल फिशिंग की वजह से मछलियां कम पड़ रही थी और सारा टॉक्सिक वेस्ट आपका और आपके खानदान की जिंदगी खत्म कर रहा था। जाहिर सी बात है वो लोग इससे नाखुश थे। उन्होंने अपने देश के वाटर और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी अपने कांधे पर ले ली। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पेट्रोलिंग करना शुरू कर दी। जब भी वो लोग विदेशी जहाज को देखते तो उन पर हमला कर देते। मछुआरों के ग्रुप इकट्ठे होकर खुद को कोस्ट गार्ड कहने लगे। शुरुआत में ये हमले अपना हक बचाने के लिए होते थे, लेकिन जैसे जैसे इन्हें पता चला कि इससे पैसा भी कमाया जा सकता है, वैसे वैसे शुरुआत हुई पायरेसी की। इन्होंने अपने ग्रुप्स बना लिए और ये फिशिंग करने वाले जहाज़ों को हाईजैक करके सोमाली कोस्ट पर ले जाते और फिर क्रूज को छोड़ने के लिए पैसों की डिमांड करते। जब इन्हें पैसे मिलने लगे तो गरीबी से परेशान नौजवान लोगों ने इसे अपना पेशा बना लिया और फिर ये लोग बन गए सोमाली पायरेट्स।